सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का जो लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का टॉपिक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन जो एग्रीकल्चर है प्राइमरी सेक्टर का, तो समझने का प्रयास करते हैं लैंड रिफॉर्म्स क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है। तो हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसमें पहले आता है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। तो फर्स्ट है कि जो है अबॉलिश करना इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो बिचौलियाँ हैं उनको अबॉलिश करना, ख़त्म करना। इंटरमीडिएरीज लाइक जैसे ज़मींदार हो गया, तालुकदार हो गए, जागीर्स हो गए एंड इनाम्स हो गए, हैड डोमिनेटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया बाय द टाइम ऑफ द कंट्री अटेंड इंडिपेंडेंस। यानी कि जब जो है इंडिया इंडिपेंडेंस अटेंड कर रही थी, उस टाइम पे जो इंटरमीडिएरीज थे, जो बिचौलियाँ थे, जैसे आपका ज़मींदार थे, तालुकदार थे और जागीर से और इनाम थे, इन्होंने जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना एक दबदबा बना लिया था और उसी के लिए जो है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज लाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वेयर अडॉप्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है विभिन्न राज्यों में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के उपाय अपनाए गए। द फर्स्ट एक्ट टू अबॉलिश इंटरमीडिएरीज वाज पास्ड इन मद्रास इन 1948। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एक्ट जो है जो अबॉलिश किया गया इंटरमीडिएरीज वाज पास्ड कब किया गया, तो 1948 में मद्रास में जो है पास किया गया अबॉलिश इंटरमीडिएरीज एक्ट। एंड सिंस द स्टेट पास्ड लेजिस्लेशन अबॉलिशिंग जमींदारी राइट्स, यानी तब से जो है आपका क्या हुआ कि राज्यों ने जमींदारी अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून पारित किए। एंड नेक्स्ट है आपका टेनेंसी रिफॉर्म्स। रूरल इंडिया विटनेस द 3 टाइप ऑफ टेनेंट्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि जो रूरल इंडिया है वो विटनेस किया उन्होंने 3 टाइप ऑफ टेनेंट्स को। पहला आपका परमानेंट और ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, एंड दूसरा टेम्परेरी और नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, एंड थर्ड हो गया आपका सब टेनेंट्स। सब टेनेंट्स आर द टेनेंट्स हु कल्टिवेट द लैंड ऑफ द बिग लैंड ओनर्स। यानी कि जो सब टेनेंट होते हैं वो टेनेंट होते हैं जो कल्टीवेट करते हैं लैंड ऑफ द बिग लैंड ओनर्स। एंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स Sealing on land holding implies the fixing of the maximum amount of land that an individual or family can possess. Sealing on land holdings implies the fixing of the maximum amount of lands that an individual or family can possess. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि जैसे जो भूमि जोत की अधिकतम सीमा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम भूमि का निर्धारण हो सकता है। किस प्रकार से जो है अधिकतम भूमि का निर्धारण हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन आंध्र प्रदेश द लिमिट ऑफ सीलिंग वेरिड फ्रॉम 27 टू 216 acres. In Rajasthan it varied from 22 to
366 एकर्स, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है 27 to 216 एकड़ जो है सीलिंग लैंड थी, लिमिट था, और राजस्थान में इट वेरिड फ्रॉम 22 to 360 एकर्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी समेकन का होल्डिंग का समेकन। Consolidation of holding means bringing together the various small plots of lands of a farmers scattered all over the village as one compact block, either through purchase or exchange of land with others. In Odisha, the Consolidation Act was passed in 1972, यानी कि उड़ीसा में सबसे पहले जो है कंसोलिडेशन एक्ट जो है पास किया गया इन 1972। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है कि जोतों के चकबंदी का अर्थ है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग यानी कि जोतों के चकबंदी का अर्थ है कि पूरे गांव में बिखरे किसानों की भूमि के विभिन्न छोटे भूखंडों को एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक के रूप में लाना, या तो दूसरों के साथ भूमि की खरीद या विनिमय के माध्यम से। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग means bringing together the various small plots of land of a farmers scattered all over the village as one compact block, either through purchase or exchange of land with others. In Odisha, the Consolidation Act was passed in 1972. एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, एंड नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसे जो है सहकारी खेती कहा जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग it has been advocated to solve the problem of subdivision and fragmentation of holdings. उप विभाजन और जोत के विखंडन की समस्याओं को हल करने की वकालत की गई है। It has been advocated to solve the problem of subdivision and fragmentation of holding, cooperative farming. And in this system, farmer pool their small holding for the purpose of cultivation and reap benefits of large scale farming. इस प्रणाली में किसान खेती के उद्देश्य से अपनी छोटी जोतों को पूल करते हैं और बड़े पैमाने पर खेती का लाभ उठाते हैं। In this system, farmers pool their small holdings for the purpose of cultivation and reap benefits of large scale farming. एंड नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है आपका भूदान मूवमेंट, जिसे जो है भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भूदान मूवमेंट, द भूदान मूवमेंट वॉज स्पीरहेडेड बाय आचार्य विनोबा भावे, यानी भूदान आंदोलन का नेतृत्व आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ही कलेक्टेड लैंड फ्रॉम द रिच लैंडलॉर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैट टू द लैंडलेस। और इसमें क्या हुआ कि उसने धनी जो जमींदार थे उनसे भूमि एकत्र की और उसे भूमिहीन में वितरित कर दिया। जो आपका लैंडलॉर्ड्स थे, डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंडलेस। About 4.2 million acres of lands were received under Bhudan, but so far only about 1.3 million acres have been distributed. And भूदान के तहत जो है करीब 42 लाख एकड़ ज़मीन मिली थी। About 4.2 million acres of land were received under the Bhudan movement, and but so far only about 1.3 million acre have been distributed. और उसमें से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1.3 million acres have been distributed. एंड 7 हो गया कंपाइलेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, भू अभिलेखों का संकलन और अद्यतनीकरण। इन रिसेंट ईयर द स्टेट्स हैव बीन अर्जेड to take all measure for updating land records with the utmost urgency by adopting a time bound programs. हाल के वर्षों में राज्यों से आग्रह किया गया। In recent year the states have been argued that to take all measure for updating land records with the utmost urgency by adopting a time bound program. Efforts are also being made to maintain the land records थ्रू कंप्यूटराइजेशन, यानी
करण के माध्यम से भूमि अभिलेखों को संधारित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। एफर्ट आर ऑल्सो बीइंग मेड टू मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड थ्रू कंप्यूटराइजेशन एंड मेजर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। मेजर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। फर्स्ट, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। यानी जो जमींदारी सिस्टम जो है था उसको इंट्रोड्यूस किया था अपने किसने, कॉर्नवालिस ने 1793 में थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जमींदारी सिस्टम को जो है पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो कॉर्नवालिस ने इन 1793 थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। इसे जो है बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा एंड वाराणसी में पेश किया गया था। ऑल्सो नाउन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और इसको जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, स्थायी निपटान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। जमींदार्स वेर रिकॉग्नाइज एज ओनर्स ऑफ द लैंड्स। जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। अंडर दिस राजास तालुकदार जमींदार्स वेर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। यानी इसके तहत जो है क्या हुआ, जो राजा, तालुकदार और जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया था जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत। द रियलाइज अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। इसमें जो अमाउंट था वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। 1/11 ऑफ द शेयर बिलोंग टू जमींदार्स एंड 10/11 ऑफ द शेयर बिलोंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 10/11 जो है वो बिलोंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस फिक्स अमाउंट नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर। यह जो फिक्स राशि था भविष्य में नहीं बढ़ाई जाएगी। इन दिस फिक्स्ड अमाउंट नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर। एंड नेक्स्ट था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो इन 1820। रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो के द्वारा इन 1820। मेजर एरिया ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूड मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ असम एंड कुर्ग provinces of British India. In रैयतवाड़ी सिस्टम द ओनरशिप राइट वर हैंडेड ओवर टू द पीजेंट्स। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को मालिकाना हक सौंप दिया गया था। अंडर दिस सिस्टम लैंड में बी हेल्ड इन सिंगल इंडिपेंडेंट होल्डिंग। इस सिस्टम के अंतर्गत जो है जो लैंड थी वो में बी हेल्ड इन सिंगल इंडिपेंडेंट होल्डिंग्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी सीधे किसानों से कर वसूल करती थी। द रेवेन्यू रेट्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। द रेवेन्यू रेट्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम वेयर 50% वेयर द लैंड वेयर ड्राई एंड 60% इरीगेटेड लैंड्स। यानी कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसके अंतर्गत जो है राजस्व दर 50% थी एंड जहाँ भूमि सूखी हुई थी एंड ड्राई भूमि थी एंड सिंचित भूमि जहाँ पे जो है इरीगेटेड भूमि थी वहाँ पे जो है 6% थी। द इंडिविजुअल होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू लैंड रेवेन्यू। द इंडिविजुअल होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू लैंड रेवेन्यू। फर्स्ट रैयतवाड़ी सिस्टम मेड इन मद्रास इन 1972। यानी कि जो पहला रैयतवाड़ी सिस्टम था मेड इन मद्रास इन 1972। 1972 में मद्रास में बनी पहली रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। दिस सिस्टम इज़ प्रोडक्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। यह व्यवस्था जो है आपका हिंदू परंपरा की देन थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो सिस्टम था वो हिंदू ट्रेडिशन की देन है। एंड दिस सिस्टम इज़ प्रोडक्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। रैयत हैव फुल्ली एंजॉय द पावर ऑफ परमानेंट राइट ऑफ टेनेंसी। रैयतों को काश्तकारी के स्थायी अधिकार की शक्ति का पूरा आनंद प्राप्त है। रैयत हैव फुल एंजॉय द पावर ऑफ परमानेंट राइट ऑफ टेनेंसी। एंड नेक्स्ट है आपका महलवाड़ी सिस्टम जो है महलवाड़ी प्रणाली जिसे कहते हैं। महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1833 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक।
यानी कि जो महलवाड़ी सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1833 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक। 1833 में विलियम बेंटिक की अवधि के दौरान महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल प्रोविनेंस से नॉर्थ वेस्ट फॉरेन फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गंगेटिक वैली एक्सेट्रा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यह ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में पेश किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गंगेटिक वैली एक्स्ट्रा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। The Mahalwadi system had many provisions of both the Jamindari system and Rayatwadi system. The Mahalwadi system had many provisions of both the Jamindari system and Rayatwadi system. And in this system, the land was divided into mahals. Each mahal comprises one or more village. इस प्रणाली में भूमि को महलों में विभाजित किया गया था। इन दिस सिस्टम यानी कि महलवाड़ी सिस्टम में जो है लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल्स, भूमि को जो है महलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक महल में एक या एक से अधिक गांव शामिल हैं। इस महल कंप्राइज वन और मोर विलेज। इन दिस सिस्टम विलेज लैंड हेल्ड जॉइंटली बाय द विलेज कम्युनिटी। इन दिस सिस्टम जो है विलेज लैंड हेल्ड जॉइंटली बाय द विलेज कम्युनिटी। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। वे सभी जो है भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ओनरशिप राइट और वेस्टेड विद द पेजेंट्स। इसमें जो है स्वामित्व का अधिकार जो दिया गया था आपका किसानों के पास निहित था, यानी पेजेंट्स के पास नहीं था। द विलेज कमिटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। करों के संग्रह के लिए ग्राम समिति को उत्तरदायी ठहरा गया। द विलेज कमिटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। करों के संग्रह के लिए जो है ग्राम समिति को उत्तरदायी ठहराया गया। द विलेज लंबरदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर विच ही रिसीव 5% एज कमीशन। यानी गांव के जो लंबरदार थे ने राजस्व एकत्र किया जिसके लिए उसे 75 कमीशन के रूप में 5% प्राप्त होता था। द विलेज लंबरदार collected revenue for which he received 5% as commission. This system is the product of Muslim tradition in Punjab. यह प्रणाली जो है आपका पंजाब में मुस्लिम परंपरा की उपज है। This system is the product of Muslim tradition in पंजाब। यानी कि जो आपका महलवाड़ी सिस्टम है ये आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड दिस सिस्टम यानी महलवाड़ी सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ मुस्लिम ट्रेडिशन इन पंजाब। यह प्रणाली पंजाब में मुस्लिम परंपरा के दिन की उपज है। एंड अगला है आपका लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि जब इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लिया था तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि जमींदारी अबोलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय यूपी, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश एंड एक्सेट्रा। जमींदारी अबोलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय यूपी, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश एंड एक्सेट्रा। बाय 1956 जमींदारी अबोलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय मनी प्रोविनेंसेस। 1956 तक कई प्रांतों में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। 1956 जमींदारी अबोलिशन एक्ट वाज पास्ड इन मनी प्रोविनेंसेस एंड लैंड सीलिंग एक्ट वाज पास्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स। जो लैंड सीलिंग एक्ट था इसको पास किया गया बाय डिफरेंट स्टेट्स फिक्सिंग एन अपर लिमिट फॉर प्राइवेट लैंड होल्डिंग ऑफ ए फैमिली। लैंड सीलिंग एक्ट अलग अलग राज्यों द्वारा पारित किया गया था। इसमें एक परिवार की निजी भूमि जोतने की ऊपरी सीमा तय की गई थी। Land Ceiling Act was passed by different states fixing an upper limit for private and lands holding of a family. The Urban Land Ceiling Act was a law in India that was passed in 1976. The Urban Land Ceiling Act was a law in India that was passed in
1976, यानी अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जो है भारत में एक कानून था जिसे 1976 में 1976 में पारित किया गया था। द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट वॉज ए लॉ इन इंडिया दैट वॉज पास्ड इन 1976। एंड नेक्स्ट है आपका नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, यानी राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जुलाई 28, 2000, यानी कि भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की घोषणा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब की गई थी? 28 जुलाई 2000 को। दिस पॉलिसी एम टू अटेंड, यानी कि इस पॉलिसी का जो एम था क्या क्या था? इस एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 जो कि 28 जुलाई को जो है अनाउंस की गई थी, इसका एम था आपका ग्रोथ रेट इन एक्सेस ऑफ 4% पर annum इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि दर। ग्रोथ रेट इन एक्सेस ऑफ 4% per annum in the agriculture sector, and growth that is based on conservation of soil, water and biodiversity. Growth that is based on conservation of soil, यानी कि मिट्टी का कंजर्वेशन, पानी और जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित है। एंड ग्रोथ विथ इक्वालिटी, और समानता के साथ विकास। ग्रोथ दैट इज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकली, एनवायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली, विकास जो तकनीकी, पर्यावरण और आर्थिक रूप से टिकाऊ हो। ग्रोथ दैट इज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकली, एनवायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली। ग्रोथ दैट इज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकली, एनवायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली। एंड priority to the development of animal husbandry, poultry, dairying and aquaculture. Priority to the development of animal husbandry, poultry, dairying and aquaculture, पशुपालन, पोल्ट्री, डेयरी और एक्वाकल्चर के विकास को प्राथमिकता। प्रमोट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस, प्रमोट करना सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, स्थायी जलीय संस्कृति प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रमोट करना सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। एंड नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी टू बी गिवन टू रीजनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। पहचान किए गए कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि अनुसंधान के क्षेत्रीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। टू बी गिवन टू रीजनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि अनुसंधान के क्षेत्रीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। एग्रीकल्चर रिसर्च बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। एंड नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एंड इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स। इंक्रीज एंड इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, किसानों को ऋण का बढ़ा हुआ और आसान प्रवाह। एंड प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण या आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। एंड नेक्स्ट है आपका मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क लॉन्च विद द एम टू प्रोवाइडेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू द फार्मर ऑन प्राइस मूवमेंट्स। कीमतों में उतार चढ़ाव पर किसानों को नवीनतम जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बाजार सूचना नेटवर्क लॉन्च किया गया। मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क लॉन्च विद द मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क लॉन्च विद द एम टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू द फार्मर ऑन प्राइस मूवमेंट्स। ये थे आपका नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 की एम। एंड नेक्स्ट है आपका शुल्ज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी कि पारंपरिक कृषि को बदलने का जो शुल्ज का सिद्धांत था। शुल्ज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर।
द थ्योरी वॉज गिवन बाय शुल्ज इन 1964। आपका जो शुल्ज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, पारंपरिक कृषि को बदलने का जो शुल्ज का सिद्धांत था, द थ्योरी was given by the Schulze in 1964 in his work Transforming Traditional Agriculture। Transforming Traditional Agriculture में दिया था। In this theory, traditional agriculture is defined in economic term and has the following features। इस सिद्धांत में पारंपरिक कृषि को आर्थिक दृष्टि से परिभाषित किया गया है और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है, आपका शुल्ज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आर्ट ऑफ कल्टीवेशन रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है यानी खेती की कला है वो स्थिर होती है, इसका कहना है शुल्ज की थ्योरी। फार्मर यूज द सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज देयर फोर फेदर्स। किसान अपने पूर्वजों के समान ही उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हैं। फार्मर यूज द सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयर फोर फादर्स। अपने पूर्वजों के समान ही उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हैं। नाउ नो न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग इंट्रोड्यूस, और जो है कोई भी न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ रिटर्न टू द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नो चेंज होता है इन द पैटर्न ऑफ रिटर्न्स टू द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मूव्स टूवर्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड जो कृषि उत्पादन है एक संतुलन बिंदु की ओर बढ़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मूव्स टूवर्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड 6 है आपका नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट बियॉन्ड ए पॉइंट। एक बिंदु से अधिक निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। ये था आपका शुल्ज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। द थ्योरी वाज गिवन बाय शुल्ज इन 1964। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थ्योरी गिवन बाय हु, किसने दिया था, आपका शुल्ज ने। कब दिया था, 1964 में, इन हिज वर्क ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। और उनका जो वर्क था क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। In this theory, traditional agriculture is defined in economic terms and has the following features. Art of cultivation remain the constant, and a farmer use the same factor of production as their forefathers, and no new factor of production are being introduced. No change in the pattern of returns to the various factor of production. Agriculture production move toward an equilibrium point. Agriculture production जो है move करेगा towards an equilibrium point. No incentive to invest beyond a point. No incentive to invest beyond a point. Assumption for the state of perfect allocation of resources. अजम्पशन है क्या है, फॉर द स्टेट ऑफ परफेक्ट आलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टेट ऑफ परफेक्ट आलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों के पूर्ण आवंटन की स्थिति के लिए अनुमान। संसाधनों के पूर्ण आवंटन की स्थिति के लिए अनुमान। दीज फर्स्ट अजम्पशन इज अबाउट द नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पहली धारणा उत्पादन के कारकों की प्रकृति के बारे में है। बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक कारकों का उपयोग किया गया है। दीज फर्स्ट अजम्पशन इज अबाउट द नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज फर्स्ट assumption is about the nature of factor of production. The factor have been used for a long time without any change. ये पहली धारणा है उत्पादन के कारकों की प्रकृति के बारे में है। बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक कारकों का उपयोग किया गया है। दिस फर्स्ट assumption is about the nature of factor of production. The factor have been used for a long time without any change. No significant activity like construction of road or digging of a canals is taking place. Such activity will disturb the equilibrium temporarily. सड़क निर्माण या नहर खोदने जैसी कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हो रही है। ऐसी गतिविधियां अस्थायी रूप से संतुलन को बिगाड़ देगी। No significant activity like construction of road or digging of a canals is taking place. Such activity will disturb the equilibrium temporarily. Event like war, partition or recruitment of labor in the army also disturb the equilibrium temporarily.
यानी कि युद्ध, विभाजन या सेना में श्रम की भर्ती जैसी घटनाएं भी अस्थायी रूप से संतुलन को बिगाड़ देते हैं। इवेंट लाइक वॉर, partition or recruitment of labor in the army also disturb the equilibrium temporarily। एंड फोर्थ था आपका रिलेटिव प्राइस ऑफ वेरियस फैक्टर एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो आपका रिलेटिव प्राइस ऑफ वेरियस फैक्टर है एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी विभिन्न कारकों के जो साथ साथ कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें होती हैं वो स्थिर मानी जाते हैं। एंड देयर आर नो इंडिविजिबिलिटीज़, यानी कि उनमें जो है कोई अविभाज्यता नहीं होती है। देयर आर नो इंडिविजिबिलिटीज़। एंड सिक्स है आपका देयर इज़ ए परफेक्ट नॉलेज अबाउट द रिटर्न टू वेरियस फैक्टर। देयर इज़ ए परफेक्ट नॉलेज, उनके पास जो है परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द रिटर्न टू वेरियस फैक्टर, विभिन्न कारों के प्रतिफल के बारे में उनके पास जो है पूर्ण ज्ञान है। एंड transforming the traditional agriculture, Schulze suggested the following way to transform the traditional agriculture। पारंपरिक कृषि का रूपांतरण, शुल्ज ने पारंपरिक कृषि को बदलने के लिए निम्नलिखित तरीके सुझाए हैं। The transforming the traditional agriculture, Schulze suggested the following way to transform the traditional agriculture। पहला है आपका सप्लाई ऑफ फैक्टर। It states how new factors are introduced in the economy। It involves two approaches। कारकों की आपूर्ति यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में नए कारक जैसे कैसे पेश किए जाते हैं। इसमें दो दृष्टिकोण शामिल हैं। सप्लाई फैक्ट ऑफ फैक्टर्स, इट स्टेट्स हाउ न्यू फैक्टर आर इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इट इन्वॉल्व्स टू अप्रोचेस। एंड फर्स्ट है आपका मार्केट अप्रोच एंड सेकेंड है आपका कमांड अप्रोच। फर्स्ट क्या है मार्केट अप्रोच हो गया आपका और सेकेंड हो गया आपका कमांड अप्रोच। मार्केट अप्रोच इट इज़ ए फ्री अप्रोच, फार्मर आर फ्री टू डिसाइड विच फैक्टर टू यूटिलाइज। बाजार दृष्टिकोण यह एक स्वतंत्र दृष्टिकोण है। जो मार्केट अप्रोच है एक क्या है आपका फ्री अप्रोच है, स्वतंत्र अप्रोच है। फार्मर आर फ्री टू डिसाइड विच फैक्टर आर यूटिलाइज, यानी कि किसान यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं किस कारक का उपयोग करना। फार्मर आर फ्री टू डिसाइड विच फैक्टर टू यूटिलाइज। एंड कमांड अप्रोच, फार्मर आर गाइडेड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग विच फैक्टर टू अडॉप्ट। कमांड दृष्टिकोण किसानों को सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है कि किन कारकों को अपनाया जाए। अकॉर्डिंग टू शुल्ज मार्केट अप्रोच इज बेटर। आपका शुल्ज के अनुसार जो है आपका मार्केट अप्रोच इज बेटर। शुल्ज ने बाजार का दृष्टिकोण जो है बेहतर माना है। आपका कमांड अप्रोच में क्या होता है, फार्मर आर गाइडेड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग विच फैक्टर टू अडॉप्ट, यानी कमांड दृष्टिकोण के अनुसार जो है किसानों को सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है। किसानों को जो है सरकार जो है निर्देशित किया जाता है कि किन कारकों को अपनाया जाए अकॉर्डिंग टू शुल्ज मार्केट अप्रोच इज बेटर। और शुल्ज का कहना है कि जो मार्केट अप्रोच होती है इज ए बेटर। एंड मोर ओवर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर ही कंसिडर द फॉलोइंग। इसके अलावा कारकों की आपूर्ति के मामले में उन्होंने निम्नलिखित पर विचार किया। एंड पहला क्या विचार किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास पर जो है उन्होंने फोकस किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इनपुट्स, यानी नए इनपुट का वितरण। एंड नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यू एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के नए विस्तार का विकास। एंड अगला है आपका डिमांड फॉर फैक्टर। अंडर दिस वी कंसिडर द फैक्टर विच आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डिमांड्स। कारकों की मांग, इसके तहत हम उन कारकों पर विचार करते हैं जो मांग पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। डिमांड फॉर फैक्टर, अंडर दिस वी कंसिडर द फैक्टर विच आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डिमांड्स। एंड पहला हो गया आपका सप्लाई प्राइस ऑफ इनपुट्स, इनपुट की आपूर्ति कीमत। एंड सेकंड हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इनपुट्स। संभावित उपज, सरकार को नए इनपुट के उत्पादन और वितरण को सब्सिडी देना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव यील्ड, गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इनपुट्स। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया।
नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। इन इंडिया द प्राइस पॉलिसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1947। आपका प्राइस पॉलिसी था 1947 में जो है इंट्रोड्यूस किया था विद फॉर्मेशन ऑफ फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी। भारत में मूल्य नीति पहली बार 1947 में खाद्यान्न नीति समिति के गठन के साथ शुरू की गई थी। With the formation of Food Grain Policy Committee, the Food Grain Price Committee was appointed in 1964। खाद्यान्न मूल्य समिति 1964 में जो है नियुक्त की गई थी। The Food Grain Price Committee was appointed in 1964 and in 1965 the Food Corporation of India, यानी कि 1965 में द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेट अप फॉर मेकिंग नेसेसरी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। 1965 में खाद्यान्नों की आवश्यक खरीद, भंडार और वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो आपका 1965 में वॉज सेटअप फॉर मेकिंग नेसेसरी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, यानी आपका खाद्यान्नों की आवश्यक खरीद, नेसेसरी प्रोक्योरमेंट और उसके बाद जो भंडारण, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई कब, 1965 को। और खाद्यान्न मूल्य समिति फूड ग्रेन प्राइस कमिटी अपॉइंटेड इन 1964। इन इंडिया द प्राइस पॉलिसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1947। भारत में मूल्य नीति पहली बार 1947 में खाद्यान्न नीति समिति के गठन के साथ शुरू की गई थी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड ग्रेन पॉलिसी कमिटी। The policy of minimum support price was accepted by the fourth plan, but its effectiveness depends on the efficacy of the purchasing machinery like Food Corporation of India and State Trading Corporation, etc. In 1965, the Agriculture Price Commission APC Agriculture Price Commission was set up which announced the minimum support price and procurement prices। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य की घोषणा की गई। In 1965, the Agriculture Price Commission was set up which announced the minimum support price and procurement prices। The National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, नाफेड का क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि नाफेड का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया is also an important agency which appointed state agency for undertaking price support system। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नाफेड का हिंदी में फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एजेंसी। यह जो एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है विच अपॉइंटेड स्टेट एजेंसी फॉर अंडरटेकिंग प्राइस सपोर्ट स्कीम, एजेंसी है जो मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट सिस्टम या स्कीम के संचालन के लिए राज्य एजेंसियों की नियुक्ति करती है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है इन इंडिया उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और मार्केटेबल सरप्लस और ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन एग्रीकल्चर आउटपुट मिक्स। भारत में कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य हैं प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और मार्केटेबल सरप्लस और ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन एग्रीकल्चर आउटपुट मिक्स, उत्पादन या विपणन योग्य अधिशेष बढ़ाने या कृषि उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, कृषि वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता।
एंड थर्ड हो गया आपका डिटरमाइन द मिनिमम प्राइस ऑफ ए क्रॉप फॉर फार्मर्स इन केस ऑफ ए गल्ट और टू फिक्स ए मैक्सिमम प्राइस फॉर कंज्यूमर्स इन केस ऑफ स्कार्सिटी और शॉर्टेज। आधिक्य की स्थिति में किसानों के लिए फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना या कमी की स्थिति में उपभोक्ता के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करना। डिटरमाइन द मिनिमम प्राइस ऑफ ए क्रॉप फॉर फार्मर इन केस ऑफ गल्ट और टू फिक्स ए मैक्सिमम प्राइस फॉर कंज्यूमर इन केस ऑफ स्कार्सिटी और शॉर्टेज। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एट प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए बाजार मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एट प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड 5 हो गया आपका मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ फार्मिंग सेक्टर। कृषि क्षेत्र की आय की स्थिरता को बनाए रखना। मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ फार्मिंग सेक्टर्स। एंड नेक्स्ट हो गया आपका इंक्रीज करना अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करना। इट वुड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर टू हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यह जो है कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करने के लिए कृषि में निवेश को प्रोत्साहन करेगा। इट वुड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर टू हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करें। इंश्योर करना रेगुलर फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल। एंड नेक्स्ट हो गया आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। भारत में कृषि मूल्य नीति। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया जो है 2 पॉलिसीज़ हैं। एक को आपका नेगेटिव पॉलिसी, बेनिफिट आर पास्ड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नकारात्मक नीतियाँ जो लाभ होती है औद्योगिक क्षेत्र को दिया जाता है। बेनिफिट्स आर पास्ड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड नेक्स्ट होता है आपका पॉजिटिव पॉलिसी फेवर एग्रीकल्चर सेक्टर एट द कॉस्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। सकारात्मक नीतियाँ गैर कृषि क्षेत्र की कीमत पर कृषि क्षेत्र का समर्थन। तो आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया 2 पॉलिसीज होते हैं। पहला होता है आपका नेगेटिव पॉलिसी, बेनिफिट आर पास्ड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नकारात्मक नीतियाँ लाभ औद्योगिक क्षेत्र को दिया जाता है। एंड पॉजिटिव पॉलिसी फेवर्स एग्रीकल्चर सेक्टर एट द कॉस्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। सकारात्मक नीतियाँ गैर कृषि क्षेत्र की कीमत पर कृषि क्षेत्र का समर्थन। हाउएवर आफ्टर 1965 वी अडॉप्टेड ए पॉजिटिव प्राइस पॉलिसी। हालांकि 1965 के बाद हमने एक सकारात्मक मूल्य नीति अपनाई। एंड इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश अंडर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। कृषि मूल्य नीति के तहत स्थापित संस्थान। इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड अंडर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, यानी कि कौन कौन से जो है इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए थे अंडर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कृषि मूल्य नीति के तहत स्थापित संस्थान हैं। पहला आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और APC इस्टेब्लिश किया था आपका 1965, रीनेम्ड एज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इन 1985। जो आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था इसको जो है 1965 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसका जो है रीनेम किया गया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP 1985। कृषि मूल्य आयोग 1965, जिसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 रीनेम्ड एज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 1985। एंड द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was set up in 1965। यानी कि जो भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना की गई थी कब? 1965 में। फॉर मेकिंग नेसेसरी प्रोक्योरमेंट, खाद्यान्नों की आवश्यक खरीद, भंडारण, नेसेसरी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, भंडारण और वितरण के लिए की गई थी। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। एंड
अगले हैं आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है। द गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है इसको गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिक्स किया जाता है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक वीट, राइस, मेज जिसे जो है मक्का कहा जाता है, कॉटन, शुगर केन जिसे गन्ना कहा जाता है, पल्सेस, दालें, रेगुलरली फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए जो है सरकार नियमित रूप से क्या करती है, जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस हो गया, एक्सेट्रा, रेगुलर फॉर सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। क्रॉप अंडर एमएसपी, अंडर एमएसपी के अंतर्गत जो क्रॉप हैं, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंडेड एमएसपी फॉर 22। जो आपका CACP है इसके अंतर्गत जो क्रॉप इंक्लूड किए जाते हैं 22 क्रॉप को इंक्लूड किया जाता है, और इसमें जो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्लूड किया जाता है 22 क्रॉप के अंतर्गत। मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन एंड 14 क्रॉप ऑफ द खरीफ सीजन, पैडी, ज्वार, बाजरा। आपका खरीफ सीजन के जो क्रॉप हैं 14 क्रॉप्स खरीफ सीजन में आपका क्या आएगा, आपका जैसे पैडी हो गया, जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, और उसके बाद बाजरा हो गया, मेज हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली, इन सेल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजमन एंड कॉटन। एंड रबी क्रॉप में क्या आएगा आप जैसे वीट हो गया, और उसके बाद जो है बार्ले हो गया जिसे जौ कहा जाता है, ग्राम चना हो गया, मसूर हो गया, एंड टू अदर कॉमर्शियल क्रॉप में होंगे। उसके बाद अगला है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे जो है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम was introduced keeping one basic objectives. Public distribution system was introduced keeping one basic objective in mind, and that is ensure food security to the help to the people of our country. PDS प्रणाली को एक मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था, और वह हमारे देश के लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना है। The public distribution system was introduced keeping on a basic objective in mind, and that is ensure food security to the people of our country. It was officially introduced in 1966. आपका जो है ये जो है ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1966। ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है क्या आपका फूड सिक्योरिटी, खाद्य की सुरक्षा करना, प्रोवाइड इसेंशियल कंज्यूमर गुड एट चीप एंड सब्सिडाइज्ड प्राइस, यानी कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ते और रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराना। टू प्रिवेंट प्राइस राइज, यानी कि मूल्य वृद्धि को रोकना। मेंटेनिंग द मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड फॉर द पॉपुलेशन, मेंटेन करना आपका जनसंख्या के लिए न्यूनतम पोषण मानकों को बनाए रखना। मेंटेनिंग द मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड फॉर द पॉपुलेशन। एंड 5 हो गया रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य। एंड उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है PDS के तहत गठित संगठन कौन कौन से हैं। आपका पहला हो गया आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था या लॉन्च किया गया था। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन,
दूसरा हो गया केंद्रीय भंडारण निगम, कमोडिटी कवर्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इम्पोर्टेबल एडिबल ऑयल आयातित खाद्य तेल, एंड केरोसिन हो गया मिट्टी का तेल, सब्सिडाइज केरोसिन ओनली टू अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स, जहाँ पे जो है बिजली नहीं है उन घरों में जो है आपका मिट्टी का तेल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसके अंतर्गत जो है लाया गया। और उसके बाद जो है मॉडिफिकेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसमें जो है आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें जो है मॉडिफिकेशन किया गया आपका। पहला रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवैम्प किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992। इट वाज स्पेशली डिजाइंड फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन द डिफिकल्ट एरिया फॉर द कंट्री। संशोधित पीडीएस 1992 इसे विशेष रूप से देश के कठिन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया था। आपका जो मॉडिफिकेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको जो है आपका रिवैम्प्ड किया गया था 1992 में। इट वॉज स्पेशली डिजाइन फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन द डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ द कंट्री। इसे विशेष रूप से देश के कठिन क्षेत्रों में रहने वाले आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया था। द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद जो है अगला है आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997। लक्षित पीडीएस 1997। मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न वितरण के लिए गरीबों की पहचान करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न वितरण के लिए जो है गरीबों की पहचान करना। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू आइडेंटिफाई द पुअर फॉर द डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स। मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न वितरण के लिए गरीबों की पहचान करना और पारदर्शी तरीके से वितरण करना। फूड ग्रेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रांसपेरेंट मैनर्स। उसके बाद जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन फेवर ऑफ रूरल सेक्टर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के पक्ष में सरकारी पहल। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन फेवर ऑफ रूरल सेक्टर। 14 बैंक वे नेशनलाइज इन 1969। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन फेवर ऑफ रूरल सेक्टर यानी ग्रामीण क्षेत्र के पक्ष में जो सरकारी पहल हैं। 14 बैंक वर नेशनलाइज, जो है 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया इन 1969, वाइल 6 मोर बैंक वर नेशनलाइज इन 1980। और उसके बाद जो है 6 मोर बैंक नेशनलाइज किया गया इन 1980। नेक्स्ट है आपका लीड बैंक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1969। लीड बैंक पॉलिसी जो है उसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1969 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गाडगिल स्टडी ग्रुप। गाडगिल स्टडी ग्रुप की सिफारिश पर 1970 में लीड बैंक नीति शुरू की गई। द थर्ड 5-year प्लान 1961-66 इज नाउन एज गाडगिल योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है काफ़ी बार कि जो थर्ड 5-year प्लान है 1961 से लेके जो 66 तक चला था वो उसको जाना जाता है आपका गाडगिल योजना के नाम से भी। उसके बाद अगला है आपका रीजनल रूरल बैंक वेयर इस्टेब्लिश इन 1975। रीजनल रूरल बैंक जो है इस्टेब्लिश किया गया था इन 1975 टू प्रोवाइड क्रेडिट टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्रोवाइड क्रेडिट यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के कमज़ोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। एंड नेक्स्ट है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेटअप इन 1982। नाबार्ड जो है सेटअप किया था इन 1982 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू प्रोवाइड क्रेडिट टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री एंड अदर रूरल एक्टिविटीज़। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में
हुई थी। यह कृषि गतिविधियों, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और अन्य ग्रामीण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेट अप इन 1982 विद द ऑब्जेक्टिव टू provide credit to promote agriculture activity, small scale industry, cottage and village industry and other rural activities. Next है आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम was started by the government of India, RBI and NABARD in 1998-99. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है आपका 1998-99 में भारत सरकार के द्वारा आरबीआई और नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, जो केसीसी है यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई? तो 1998-99 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा और नाबार्ड के द्वारा। उसके बाद अगला है आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF सेट बाय नाबार्ड इन 1999-2000। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF नाबार्ड द्वारा 1999-2000 में स्थापित किया गया था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF सेटअप किया गया था बाय नाबार्ड इन 1999 एंड 2000। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसका जो कंटेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। और धन्यवाद।